किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम। विनोद भाई, जय धर्मवीर भाई कड़े तो लाल पीले हो कह रहे हो, केक खाड़ा हो गया, होली तो कल है और परसों रंग है, ये भी तो आपने यो काम कर लिया। बिल्कुल धर्मवीर भाई, क्योंकि ना अगले फिर कल तो है एतवार, और जो अपने जो विभाग के जो साथी हैं उन्हें फिर मौका मिलना नहीं था, उन आज ये रंग दिया उठा के। नहीं, फिर चुपाड़ में तो आपने ठीक ठाक सा उगाना चाहिए था, अगर रास्ते में भी कोई मिल गया। रास्ते में बच्चे नहीं छोड़ दे, गुब्बारे लेने घूमे गलियों में। अच्छा 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 अच्छा, तो भाई फिर तो हम भी कल तो हमारा कार्यक्रम जो है वो थारी चिट्ठी मारा गीत जाओगा नहीं जी, तो आज ही हम मुबारकबाद दे दें भाइयों ने। बिल्कुल धर्मवीर भाई। और नो बताओ आज फिर आपके जोड़े में के जानकारी है भाइयों के लिए? धर्मवीर भाई, एक तो जो आज आप थे और जो है अपने पुरुषोत्तम भाई जी, जो है डांगरा के बारे में, पशुओं के बारे में जो है जानकारी लेने खातर जा रहे थे। तो कुछ जानकारी पुरुषोत्तम भाई ने वो बात आपने ठीक कही। पुरुषोत्तम भाई ने आज एक जानकारी ली कि जिस तरह आदमी बीमार हो जाए ना जी, तो फिर हाँ, वो तो मौसम कोई भी हो, मतलब देखो आरी बीमारी तो चले है विनोद भाई जी जी, तो डॉक्टर पे जावें और डॉक्टर फिर टेस्ट लिख दे। बिल्कुल, अगर लेबोरेटरी में टेस्ट करा का हो पहला बीमारी का पता लगाने के लिए। हाँ। तो इसी तरीके से पशु जब बीमार हो जाए तो पशुओं के लिए भी इसी तरीके की जो है ना लेबोरेटरी बनी है जी जी, और हर जिले में बनी हुई है जी धर्मवीर भाई। तो वहां पे फिर जो रोग का सही पता लगा के हाँ, तो फिर उसके बाद जो फिर उसका इलाज शुरू इलाज करा, उपचार करवाओ जी। तो ऐसे ही एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर उषा सैनी, यहाँ जिला जो पशु निदान केंद्र है जी जी, तो वहाँ वो पदासीन हैं जी। उनसे हमने बातचीत करी कि जी भाई ये जो भाई किस तरीके से आप मतलब रोगों से मतलब बचाव करवाते हैं जी जी, और क्या योगदान है इसका लेबोरेटरी का जी जी, तो वो बातचीत भाइयों को सुनवा दें। बिल्कुल धर्मवीर भाई, हम भी जानकारी लेवा कि क्या जो है हमने अपने पशुओं खातर करना चाहिए। तो ये जो बातचीत करी ना डॉक्टर साहब से जी, ये करी है पुरुषोत्तम भाई ने जी, सुने? बिल्कुल भाई जी। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर उषा सैनी जी, पशु चिकित्सक, जिला पशु रोग निदान प्रयोगशाला कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे पशुओं की मुख्य बीमारियों का प्राथमिक उपचार व उनके निदान के लिए जिला पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं का महत्व। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये बात जानना चाहते हैं आपसे कि पशुओं की जो मुख्य रोग हैं, बीमारियां हैं, वो कौन कौन सी हैं और उनका निदान कैसे किया जा सकता है? जी, पशुपालक भाइयों को देखिए, पशुओं की देखभाल है, उनका प्रबंधन का तो पूरा ज्ञान होता है, लेकिन पशुओं को रोगों से बचाव के बारे में उनकी जो जानकारी है वो थोड़ी कम होती है। अब इन बीमारियों का नई तकनीक द्वारा निदान और फिर जल्दी से जल्दी उनका इलाज करना बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं, और जिनकी जानकारी समय समय पर किसान भाइयों तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और हमारा फर्ज भी है। जी डॉक्टर साहब, अब किसी भी बीमारी का मूल कारण का पता लगाने से जो उसका इलाज में खर्च होता है वो बहुत ही कम आता है और उसका इलाज भी बहुत ही जल्दी होता है। जी।
इसीलिए पशु रोग निदान प्रयोगशालाएं सरकार द्वारा हर जिले में खोली गई हैं। इन प्रयोगशालाओं में पशुओं के खून, पेशाब, गोबर, दूध और त्वचा के नमूनों की जांच सही तरीके से की जाती है और फिर चिकित्सक की सहायता से उनका इलाज होता है। जी देखो, इसके अलावा पशुओं की बीमारी में जो जो दवाइयां कारगर हैं उनका भी प्रयोगशाला में जांच उनकी की जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब आप कहना ये चाहते हैं कि जब भी कोई पशु हमारा बीमार हो जाए तो उसको प्रयोगशाला में उसकी पहले जांच करवाएं। देखिए, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया। अगर हम उसकी जांच कराते हैं तो हम उसका जो कारण है जिसकी वजह से वो पशु बीमार हुआ है उसका इलाज हम जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि कारण का हमें पता चल गया। जी। तो उसके बाद हम उसका इलाज कम खर्चे में और तुरंत उसका इलाज हो सकता है, जल्दी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं जी, वो प्रयोगशाला में बिल्कुल मुफ्त किए जाते हैं। जी, जिस तरह आप देखिए, अगर हम आदमियों के डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो सबसे पहले हमें टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि टेस्ट जो हैं, जो भी टेस्ट हम लैब में करते हैं वो टेस्ट हमें किसी भी रोग की जड़ तक पहुंचने में बड़े ही सहायक होते हैं। जी। इसके अलावा प्रयोगशाला में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कुछ पशु रोग हैं, जैसे बर्ड फ्लू, मैड काउ डिजीज है। इनकी निगरानी कैसे की जाती है, उसकी भी टेस्टिंग लैब में होती है, जिसके सैंपल्स हम लोग समय समय पर सारे जिला कुरुक्षेत्र से इकट्ठे करते हैं। क्योंकि ये इस तरह के रोग जो है, जैसे बर्ड फ्लू वगैरह की बात करें आप, ये तो बड़े भयानक रोग हैं, बड़े भयानक रोग हैं, तेजी से फैलते हैं और जब फैलते हैं तो इन्हें कंट्रोल करना, इनका बचाव हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें सावधानी रखनी है कि हम इनको फैलाव से पहले ही इनको कंट्रोल करें। जी। दूसरा, अभी देखिए, हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से जो मुंह खो रोग टीकाकरण नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंदर कि वो टीकाकरण कितना प्रभावी है, उसका टाइटर, उसका मूल्यांकन करना जो है, उसके लिए भी लैब समय समय पर सैंपल्स इकट्ठे करती है। जी। और पशु आबादी में कोई भी रोग है उसके फैलाव आदि की सूचना एकत्रित करना और फिर उनके प्रति किसान भाइयों को जागरूक करना भी लैब का उद्देश्य है। तो डॉक्टर साहब, सैंपल जो लिए जाते हैं वो बीमार पशु से लेते हैं या किसी भी पशु से? हम बीमार पशु से ले रहे हैं जी, जब वो बीमार हो गया है, लेकिन स्वस्थ पशु से भी, जैसे मैंने बताया कि उस रोग को नियंत्रण करने के लिए, उस इलाज, उस बीमारी का सर्वे करने के लिए भी हम स्वस्थ पशुओं से भी समय समय पर सैंपल्स लेते हैं। जी। तो अब हम बात करेंगे कि पशुओं में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका जो पशुपालक है उनको ध्यान रखना है, और वो अपने स्तर पर भी कुछ हद तक उन बीमारियों से उस पशु को निजात पा सकते हैं। जी। सबसे पहले देखिए, पशुओं में पेट के कीड़े जो हैं, जिसे जून की बीमारी है, वो बड़ी ही सामान्य है और ये संक्रमित पानी से फैलती है। जी। देखो, यह बीमारी हमारे छोटे पशुओं में, कटड़ुओं में खासकर जो नवजात हैं, 90% भैंस के कटड़े इस रोग से ग्रसित हैं। सबसे पहले तो उनके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। जी। और जब देखते हैं कि ये जो कटड़ा जब खीस के द्वारा जब वो दूध पीता है तो उसकी माँ से वो उसके पेट में जो कीटाणु हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए कटड़े और बछड़ुओं में ज्यादा रहती है। तो इसके लक्षण देखो, बड़ा ही, जैसे ही हम अंदर गए उसके शेड में गए तो हमें पता चलेगा कि देखते ही हम देखेंगे कि जो कटड़ा है उसका जो पेट है वो मटके की तरह मोटा हो गया। जी। फूल गया। हाँ जी, फूल गया, मतलब मोटा हो गया, हाँ फूल गया। फिर कटड़ा जो है वो दूध पीना पहले कम करेगा, फिर कब्ज भी हो सकती है, आंखों से पानी आएगा, गिड्डें आएंगी और पेट में दर्द भी हो सकता है, जिससे जो कटड़ा है वो बार बार पेट की तरफ लात मारेगा। जी। अब ये लक्षण जो हैं, इसका सिर्फ और एक मात्र जो है, आपने क्या करना है कि इसके इलाज और बचाव के लिए हमें पहले गोबर जो है उसका निरीक्षण लैब में जाकर इसका करना है। ठीक, गोबर की टेस्टिंग करनी है, या फिर इसका एक देसी इलाज। देखिए, आपको वो तो टेस्टिंग तो करानी ही है और सरकारी हॉस्पिटल से जो दवाइयां हैं वो भी लेनी है, लेकिन जून की बीमारी के लिए
देसी नुस्खा भी है कि इसमें 10 ग्राम मेहंदी, 5 ग्राम हल्दी जी। और 250 मिलीलीटर छाछ लस्सी में मिलाकर जी। अगर हम इसको पिलाएं तो ये जून की बीमारी पर कुछ हद तक जो है हम इस पर वो कर सकते हैं। ये घरेलू उपचार है, घरेलू उपचार है जी, जी। ये तो कर सकते हैं, ये इसका भी कोई है, साइड इफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल है ना जी। जी। तो फिर उसके बाद वो तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेकर कृमिनाशक दवाई जो है वो कटड़ों को पिलानी है जी। और साथ में इसके रिपीट करना है, फिर इसको 20 दिन के बाद इसकी बूस्टर डोज फिर पिलानी है। एक बार जब पिला दी तो 20 दिन के बाद दोबारा पिलानी है, दोबारा पिलानी है या पिलानी है, या इसकी बट्टी भी आती है, गोली आती है जो कि सरकारी अस्पताल के अंदर मुफ्त है जी जी। तो अब इसके बाद अब हमारी जो दूसरी बहुत ही जरूर महत्वपूर्ण बीमारी है वो है थैलेला की बीमारी जी। देखिए थैलेला की बीमारी पशुपालकों का सबसे ज्यादा नुकसान जो है उसके अंदर होता है। दो तरीके से होता है, एक तो जो आमदनी है, तो दूध कम हो गया, आमदनी कम हो, दूध कम हो गया, आमदनी कम होगी। दूसरा जो ये बीमारी का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है जी जी। अगर हमने दूध को लैब में टेस्ट नहीं कराया और अंधाधुंध हम हाई बड़ी महंगी महंगी दवाइयां जो एंटीबायोटिक्स लगाते रहे तो वो दवाइयां थोड़े दिनों के बाद असर करना बंद कर देती हैं। जैसे देखो आजकल हमें पता है कि डीडीटी जो है ना, मच्छर वो डीडीटी से नहीं मर रहा, उसका अंधाधुंध उसका प्रयोग हो रहा है। तो यही बीमारी, यही जो चीज जो है हमारे बीमारियों में आती है। सबसे पहले हमें लैब में ये टेस्ट कराना है कि किस कीटाणु या जीवाणु से जो है ये जो थैलेला रोग है ये हुआ है। तो डॉक्टर साहब ये शुरुआत में कैसे पहचानेंगे इसको? हाँ जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। इसमें देखो पशुओं में पहले तो दूध कम होगा, दूध का स्वाद भी नमकीन होगा जी, और उसके बाद अगर उन्होंने उसको इलाज नहीं किया जी जी तो दूध में छेड़छेड़े आने शुरू हो जाएंगे। देखो सोजन भी आएगी और धीरे धीरे ये बहुत जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि दूध एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हमारे जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो बहुत जल्दी पनपते हैं जी। इसीलिए किसान भाइयों को क्या करना है कि आपने देखा कि दूध कम हो गया है तो बिना कोई इंतजार किए आपने एक साफ शीशी लेनी है या सिरिंज जी। सिरिंज जो है किसी भी दुकान से साफ सिरिंज आपने लेनी है जी। और सिरिंज का पीछे वाला हिस्सा खोलकर उसमें 2 धार नीचे डालकर और उसके बाद चारों थनों से धार जो है आपने सिरिंज में डालनी है और उस सिरिंज को जल्दी से जल्दी आपने लैब के अंदर लेके आना है। जैसे अब गर्मी बढ़ती जाएगी तो उसके अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे से ज्यादा आपको समय लगेगा लैब में पहुंचने के लिए तो आप साथ में बर्फ भी रख सकते हैं और फिर हम लैब के अंदर इसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। मतलब हम उस दूध को प्रयोगशाला के अंदर उसके अंदर कीटाणु पहले पैदा किए जो हैं उसके अंदर वो पैदा होंगे और फिर उसके बाद कौन कौन सी एंटीबायोटिक कारगर है उसके बाद ही उसका इलाज किसान भाइयों ने शुरू करना है जी। देखो इसके बचाव के लिए तो क्योंकि थैलेला रोग जो है जो सबसे ज्यादा दूध देती हैं उनके अंदर ये रोग बहुत ही सामान्य है। तो इसके लिए कुछ जो है सावधानियां किसान भाई अपने स्तर पर रख सकते हैं। देखो सबसे पहले लाल दवाई है। लाल दवाई जो है बड़ी ही कॉमन है, हर जगह मिलती है जी। और लाल दवाई का घोल बनाकर दूध निकालने से पहले और बाद में जो है उसको हमें धोना है जी। थन को धोना है और साफ सफाई रखनी है, नमी नहीं होनी चाहिए। पशुओं को देखो ध्यान रखना है कि जो चाट है ना वो दूध निकालने के बाद ही डालें जी। ताकि पशु आधे घंटे तक वो ना बैठे और इतने में जो छेद हैं जो ल्योटी के जो थन के छेद हैं वो बंद हो जाए जी। एक सामान्य सा वो है, बड़ा ही सिंपल और इसको ये आराम से वो कर सकते हैं। हाँ इसको मान सकते हैं, इसको कर सकते हैं मतलब कि अच्छा थनों में अगर सूजन आ गई है या कोई छोटा हो गया है जी। उसके लिए भी उसको बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और तुरंत जो है उसका इलाज शुरू कर दें, संपर्क करें और उसका इलाज करें। तो और डॉक्टर साहब जैसे साफ सफाई रखना या कौन सी ऐसी विशेष बात है जो पशु चिकित्सकों को आप या पशुपालक भाइयों को बताना चाहोगे? देखिए साफ सफाई ही बहुत, कहीं बार क्या होता है कि पशुपालक जो हैं हमने अपने पशुओं के लिए नौकर भी रखे हुए हैं और हम नौकरों पर ज़्यादा हम उनके ऊपर सारा कुछ छोड़ देते हैं और खुद हम नहीं देखते जी। तो इसका सबसे पहले तो हमें खुद ही जाके एक एक चीज़ को चेक करना है, क्योंकि गंदगी होगी, मक्खियाँ पनपेंगी, वहाँ चिच्चड़ होंगे और हमने तो ये देखा है कि पशु
जो है पशुपालक अपना बाड़ा तो उन्होंने बहुत साफ रखा हुआ जी। है, लेकिन वो गोबर उसके बाहर एंट्रेंस पे ही या कहीं डाल रहे हैं। जो गोबर है वो चिचड़ जो है गोबर के अंदर जाते हैं, पशुओं के पास अंडा देते हैं। जी। हमने आपने जो उसकी प्रयोगशाला है उसको तो आपने पूरा स्प्रे कर दिया, छिड़काव कर दिया, लेकिन जो गोबर अब वो छिड़काव करने के बाद उस दवाई का असर उस प्रयोगशाला उस शाला में तो है, गौशाला में तो है वहां पर, लेकिन वो चिचड़ जो होंगे वो वहां से उतर कर फिर उसके बाद वो जो पास में आपने गोबर की ढेरी लगाई हुई है उसके अंदर वो चले जाएंगे, वहां अंडे देंगे और जब वो असर कम हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे। तो इसलिए बहुत शिकायत आती है कि हमने जिस स्प्रे भी किया, इसको चिचड़ियों के टीके भी लगाए, लेकिन फिर भी चिचड़ जो है वो खत्म नहीं होते क्योंकि हमने उनका साइकिल नहीं तोड़ा। जी, तो कहने का डॉक्टर साहब आपका ये है कि भी हमारी जो पशुशाला है वो भी स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए और उसके बाहर भी सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। जो गोबर है हम डाल रहे हैं उसको किसी भी उसको वहां से थोड़ी दूरी पर डालिएगा। जी। तो डॉक्टर उषा सैनी जी, आप स्टूडियो में आए और पशुओं से जुड़ी हुई इतनी बढ़िया जानकारी आपने हमारे पशुपालक भाइयों को दी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पशुपालक भाई जो है इसका जरूर जो है पालन करेंगे और अपने पशुओं को स्वस्थ रखेंगे। इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, शुक्रिया। विनोद भाई जी, धर्मवीर भाई, तो ये तो थी बातचीत जी। डॉक्टर उषा सैनी से बातचीत कर रहे थे पुरुषोत्तम भाई जी। तो ये एक रागनी क्यों ना सुना दे भाइयों ने? बिल्कुल, क्योंकि आप तो जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले होली का। हाँ। तो क्यों ना एक होली पे लोकगीत क्यों ना सुना तो ये हम गीत ले रहे हैं, बल्कि 2 गाना है ये जी, और ले रहे हैं किस्सा जम्मल फत्ते से। जी, सुनवा दो फिर। जी। चाले का भी तो न्यारी खाया तेरा खंड कसा, चाले का भी तो न्यारी खाया तेरा खंड कसा। इबलिए बन छोडूरी कोला, इबलिए बन छोडूरी कोला, बाकी मेरी वो बाहरी बाकी।
इब करा जो प्यार जितनी तुम गिरी तेरी इब करा जो प्यार बेरी और भवानी तभी बेरी और भवानी तभी पल बाजू ग्रीस सोनार रे बबी मत मारे पिचकारी ओ देवर तेरी ताबेदार। तो इब नो बताओ जी धर्मवीर भाई, रागनी तो सुन ली। हाँ, मौसम का क्या हाल है? धर्मवीर जी, मौसम आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल का आने वाले कल में जो है गर्मी बढ़ेगी और जो दिन का तापमान अधिकतम रहने की संभावना है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाई जहाँ तक बात है कार्यक्रमों की, तो सोमवार को हम किसान वाणी कार्यक्रम जो लेकर आवेंगे विनोद भाई जी जी, उसमें हमारा विषय रहेगा कि एक तो ट्रैक्टर की देखभाल जी, और दूसरा विषय रहेगा दलहनी फसल अरहर की बिजाई जी। और मंगलवार के दिन अपना मशहूर कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम होता है। तो फोन इन कार्यक्रम का हमारा विषय मंगलवार के दिन का 30 तारीख को जो प्रसारित होगा उसका विषय रहेगा किसानों की आय दुगनी करने में बागवानी का योगदान। जी धर्मवीर भाई। और इस विषय पे आमंत्रित जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर समर सिंह, कुलपति महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय उचानी से। जी। तो किसान भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि ये कार्यक्रम सुनना ना भूलें। हाँ, और ज़्यादा अपने जो है जो प्रश्न है, जो भी प्रश्न है वो फोन के जरिए ही डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जी। तो अब बढ़ते हैं आगे विनोद भाई। और धर्मवीर भाई जो है एक चर्चा और कर लें खुम्ब के मुख्य रोग और उनकी रोकथाम। हाँ भाई, हाँ बारे में। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो खुम्ब है ना जी, वो इतनी पौष्टिक है और बहुत सारे भाई लगा भी रखे हैं बहुत सारे भाइयों ने, लेकिन अगर खुम्ब में बीमारी आ जाए तो फिर उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत बड़ी प्रभावित होती है जी। और जो भाई उगा रखी है जिन्होंने ये खुम्ब, वो नुकसान उनको उठाना पड़ जाता है। तो इसके बारे में तो आप जरूर बताओ। धर्मवीर भाई, जो खुम्ब की मुख्य बीमारी है उसमें एक तो है जो फफूंद होने वाली बीमारी है, और फफूंद और जो होने वाली बीमारी है उसमें एक तो है सूखा बुलबुला, जिसमें ड्राई बबल भी कहते हैं। और जो खुम्ब की टोपी है उस पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाए हैं, और इन धब्बे में जो है बाद में जो है कई बार आपस में मिल कर आपस में बड़े भूरे रंग के धब्बे में बदल जाए हैं। ये बुलबुले तो विनोद भाई गिल्ले भी बन जाए। हाँ, गिल्ले भी हो जाए धर्मवीर भाई। हाँ देखिए, खुम्ब इसमें मतलब ना भी उसकी सारी जो है उसकी आकृति जो है खुम्ब की शकल ही बदल जाए, शकल बदल जाए, और उसका जो खुम्ब का तना है वो फूल जाए और खुम्ब सड़न लग जाए। हाँ, तो और इसकी रोकथाम खातर धर्मवीर भाई जो है जो अपना जो जहाँ पे खुम्ब लगा रखी है उसके आसपास जो है सफाई का ध्यान रखते हैं जी। और जो खुम्ब लगाई हुई जो जगह है जहाँ पे उसमें जो है जितने भी हम यंत्र प्रयोग कर रहे हैं उसमें 2% फॉर्मेलिन का जो है उसने उपचारित करके इस्तेमाल करें। और एक रोग उसमें देखा विनोद भाई जी, वो जाली सी बन जाए, जाली सी। हाँ, खुम्ब पे धर्मवीर भाई अभी जो है वो फफूंद जनित बीमारी है। अच्छा। और जो केसिंग मिट्टी है उस पर धुंधला सा सफेद रंग का जाड़ा बन जाए इसमें। हाँ। और ये जाड़ा जो है वो खुम्ब के अभी जो है चारों तरफ उसने ढकला है। हाँ, इसमें तो ऐसा देखा विनोद भाई कि जो खुम्ब है ना
वो रुई के गोले की तरह दिखने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और अंदर से देखा है तो वो गड़क के सड़न लग जाए जी। और फिर बाद में इसका रंग अड़के से लाल रंग में बदल जाए। बिल्कुल भाई। तो ये जो रोग है केसिंग और कंपोस्ट में अगर ज्यादा नमी हो ना, हाँ, तो उसकी वजह से जो है ये बीमारी या रोग आ जाए। पर रोकथाम क्या करें विनोद भाई इसकी? धर्मवीर भाई, जो किसान भाई जिन खुम्ब लगा रखी है, एक तो कमरे में नमी की मात्रा कम रखें, क्योंकि नमी तो होने वाली बीमारी है। और छिड़काव के बाद पंखा जरूर चलावें। मतलब एक तो कमरे में नमी कम रखनी चाहिए, हाँ। छिड़काव करें तो फिर पंखा चला दें ताकि जो उसकी नमी है वो उड़ जाए जी। और इसके अलावा जो है एंडोफिल M45 ताकत की दवाई 0.2% ने खुम्ब के जो कमरा है उसमें उसका छिड़काव करें। अच्छा, एक ऐसी भी तो फफूंद हुआ ना जिसने आप खरपतवार फफूंद को, हाँ धर्मवीर, वो क्यों है? जो खरपतवार खूब है इसने प्रतिस्पर्धी फफूंद भी कहते हैं। और इसमें एक तो है ब्राउन प्लास्टर, अच्छा जी, जिसमें बुरी परत आ जाए ऊपर उसमें। और यह बीमारी जो है कंपोस्ट में ज्यादा पानी और पुराना जो भूसा है वो मिलाने की वजह से आ जाए। अच्छा। और जो बीजित कंपोस्ट है या जो केसिंग जो परत है उस पर आटे की तरह जो है सफेद गोले के जो घेरे हैं हमने दिखाई दे हैं इसमें, और जो बाद में फिर भूरे रंग में बदल जाए। तो भाई इससे तो फिर जो अपनी खुम्ब है उसको काफी नुकसान होता होगा विनोद भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी रोकथाम के बारे में क्या करना चाहिए विनोद भाई? धर्मवीर भाई, एक तो वो जो है साफ सफाई का ध्यान रखा, क्योंकि सारी बीमारी जो है फफूंद तोड़ने वाली है। और कंपोस्ट में जो है पर्याप्त मात्रा में जिप्सम जरूर मिलावें और ज़्यादा मात्रा में पानी इस्तेमाल ना करें जी। और साथ में जो है जो जब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो उसमें पहले या बाद में जो है कंपोस्ट ज़्यादा गीला ना रखें जी, जी, जी। साथ में जो रोग ग्रसित हिस्से हैं उन हटा दें और उस हिस्से पर जो है लगभग 0.5% बावस्टिन का छिड़काव करें। मतलब कहने का ये कि जो जहाँ भाइयों ने वो ये खुम्बी लगा रखी है उसके आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और नमी की जो मात्रा है वो ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। और अगर ग्रसित रोग से फसल हो जाती है, जितना हिस्सा फसल का जो रोग से ग्रसित हुआ है उसको तुरंत हटा करके और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भाई। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था विनोद भाई हमारा आज का किसानवाणी कार्यक्रम। जी धर्म भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो इव लेवे भाइयों से इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो अच्छा भाइयों, राम राम।